नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो आई होप आप सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो मेरा नाम महेश शर्मा और आज से मैं आपके इस चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर शुरू करने जा रहा हूँ आपके लिए 12th क्लास के लिए एक नई सीरीज़। इस सीरीज में हम करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड के लास्ट 11 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन विद चैप्टर वाइज। यानी अपन क्या करने वाले हैं इस चैनल पर पिछले 11 साल के पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आए वो करेंगे विद सॉल्यूशन और चैप्टर वाइज करेंगे। अब यहाँ से एक सवाल जो बच्चे मेरे से अक्सर पूछते हैं कि सर कि अभी तो एनसीईआरटी की बुक चल रही है, पहले राजस्थान बोर्ड की बुक थी, तो क्या दोनों का सिलेबस चेंज नहीं था। तो बच्चों राजस्थान बोर्ड की बुक और एनसीईआरटी सिलेबस में खास चेंज नहीं है। कुछ टॉपिक्स राजस्थान बोर्ड की बुक में थे, कुछ यहाँ नहीं है, कुछ एनसीईआरटी में आरबीएससी में नहीं थे। और वैसे भी राजस्थान बोर्ड की बुक 18, 19, 20 और 21 के एग्जाम में थी। 18 से पहले भी एनसीईआरटी की बुक थी और अभी भी 22, 23 में भी एनसीईआरटी की बुक है और अभी भी एनसीईआरटी की बुक है। तो अपने पीवाईक्यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप बोलोगे कि सर इस बार तो सिलेबस वैसे ही कम कर दिया है, तो क्या उन टॉपिक के पीवाईक्यूज करें जो इस बार सिलेबस में नहीं है। तो कॉमन सा क्वेश्चन नहीं करना है, जो टॉपिक इस बार सिलेबस में नहीं है वो क्यों करेंगे, तो नहीं करेंगे। तो इसमें आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। मैं जो पीवाईक्यूज में ले रहा हूँ मैंने उन टॉपिक के पीवाईक्यूज हटा दिए हैं जो बोर्ड एग्जाम चॉइस के सिलेबस में नहीं। यानी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस। तो यहाँ आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। क्लियर, ये काम मैंने कर दिया, आपके लिए सोल्व आउट कर दिया। अगला क्वेश्चन, क्या पीवाईक्यूज करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो बच्चों बिल्कुल आ सकते हैं। आप पीवाईक्यूज करके आप बोर्ड में इजीली 95 प्लस नंबर ला सकते हो। 95 प्लस यानी आप 96, 97, 98, 99 और इवन आप 100/100 नंबर भी ला सकते हो। ठीक है, और आप बच्चों यूँ समझिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आपको ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको कहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए पीवाईक्यूज हर एग्जाम के लिए ज़रूरी होते हैं, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। क्योंकि जो आप एग्जाम देने जा रहे हो उस एग्जाम की हिस्ट्री, उसका इतिहास आपको पता होना चाहिए कि वो एग्जाम आपसे चाहता क्या है, वो आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो आप पीवाईक्यूज करोगे तो आपको एक तो लेवल पता चलेगा बोर्ड एग्जाम का कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और एक ये चीज़ पता चल जाएगी कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है, और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले। एक बात अपन यहाँ लास्ट में और करेंगे, ये अपन पूरा सिलेबस मतलब पूरे पीवाईक्यूज करने के बाद लास्ट में एक एनालिसिस करेंगे कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। वो शॉर्ट में आपको एक बार बता दूंगा, ठीक है। और जो मैंने क्वेश्चन लिए वो पहले 23 का लिया, 23 के पेपर के, इस चैप्टर फर्स्ट के, फिर 22, फिर 21, फिर 20, फिर 19, 18, 17, 16, 15, 14 और 13। और साथ में 13 इनको करवाने के बाद मैंने यहाँ पे जो बोर्ड एग्जाम राजस्थान बोर्ड के सैंपल पेपर 2023 और 22 का जो पेपर था उसके जो चैप्टर फर्स्ट के पीवाई क्वेश्चन थे वो भी मैंने इसमें लास्ट में लिए हैं। ठीक है, तो शुरू किया जाए, चैप्टर नंबर फर्स्ट से शुरू करेंगे। तो लास्ट 11 ईयर पीवाईक्यूज शुरू करते हैं बोर्ड एग्जाम 2023 से। यहाँ एनसीईआरटी की बुक की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम 2023 में चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से। क्या पूछा है, सिंपल यहाँ से वैल्यू ही पूछ लिए। तो वैल्यू के साथ साथ आपको यूनिट भी याद होनी चाहिए। सवाल क्या पूछा है, द एसआई वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस फॉर वैक्यूम इज। तो बच्चों ये क्या होती है, 8.854 होती है और इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। तो इसको सी स्क्वायर n-1 m-2 भी लिखा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। नीचे आपको सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन भी पीडीएफ के अंदर आपको करवाया हुआ है। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन बोला है ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल सेल हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स डैश डैश इनसाइड इट। यानी फिल इन दी ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो बच्चों क्या होती है, जीरो होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो एक चार्ज सेल होती है उसके अंदर हर एक पॉइंट पे ई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एट ऑल पॉइंट्स क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर, यहाँ से ग्राफ पूछ ले अगर ई और आर का, तो ग्राफ बच्चों बनता है ऐसा, यहाँ पे जीरो, ग्राफ कुछ इसका ऐसा आता है। आप बुक में देखना, यहाँ पे आर लेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। ग्राफ भी एग्जाम में क्या पता अलग से पूछ लिया जाए एक नंबर के अंदर की ड्रॉ दी वेरिएशन ऑफ ई विद आर फॉर स्पेरिकल चार्ज थिन सेल, ऐसा पूछ सकता है। तो ग्राफ मैंने साथ साथ में देखो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अपन वो भी करेंगे इनके साथ साथ जो पॉसिबल क्वेश्चन है, यहाँ से इनके साथ क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा, यहाँ से डायग्राम पूछ रहा है, इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पता होना चाहिए था। क्या पूछा, देखो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, शो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। तो ये डायग्राम आपको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, रेडियली इनवर्ड। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरो था डायरेक्शन कहाँ आ जाएगा, इनसाइड आ जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा। तो डाइपोल का पूछे तो डाइपोल की डायरेक्शन कैसे, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो डाइपोल में क्या होता है, ऐसे प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आप ड्रॉ। तो यहाँ पे डाइपोल का भी पूछ सकता है, या भी पूछ सकता है कि दो पॉजिटिव चार्ज है पास पास में रखा है, दो पॉजिटिव चार्ज है वो पास पास में रखे हैं, उनकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कीजिए। तो इसका डायग्राम कैसा बनता है, बुक में देखो तो ऐसे इसका डायग्राम ऐसे बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज पास में रखो, दो नेगेटिव चार्ज पास में रखो, डाइपोल रखा हो, प्लस माइनस पास रखा हो, तो भी आपको ऐसे क्वेश्चन भी साथ साथ में सोच लेने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, एक सिंपल फॉर्मूला पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 2kp/r³। या इसको के की को अपन क्या बोल सकते हैं, 1/4πε इंटू 2p/r³ बोल सकते हैं। के की वैल्यू यहाँ 1/4πε रख दी है, वेयर पी इज दी यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। यहाँ से क्वेश्चन कहाँ पूछ सकता है कि इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है, आपको पता याद ही करना है कि डाइपोल है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, बीच में डिस्टेंस होती है। तो इसकी एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो अभी लिख ही लिया आपने, कितना होता है, 2kp/r³ होता है। और इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन पे होता है इसका हाफ होता है kp/r³ होता है। ठीक है, अब यहाँ से दोनों का रेशियो पूछ सकता है कि ई एक्सिस और ई इक्वेटोरियल तो कितना बन जाएगा, 2:1 बन जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, देखिए बच्चों अपने पढ़ रखा है कि जो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है kq/r², यानी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ये सिमिलर क्वेश्चन यहाँ से ऐसे 1 मार्क्स में बन सकते हैं। बोलो क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी PYQ के साथ साथ आपका मैं एक यूँ समझिए आपका चैप्टर फर्स्ट का ये वन शॉट बन गया है। एक तरह से आप पूरा चैप्टर ही कवर हो जाएगा। इसमें लगभग 11 साल में सब कुछ आपका चैप्टर फर्स्ट कवर हो जाएगा धीरे धीरे। यानी आप यूँ समझिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ PY क्वेश्चंस के थ्रू चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, ये समझिएगा आप इसको। ठीक है, अगला तो ये 4 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे हुए थे। आगे आते हैं अपन बोर्ड एग्जाम 2022 में। तो 2022 में बुक तो NCERT की है, तो सिंपल यहाँ से क्या पूछ लिया, यूनिट। तो यहाँ से यूनिट भी आपको, यूनिट डायमेंशन भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ से सिर्फ क्या पूछा, यूनिट पूछिए, किसकी पूछी है, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या होती है। तो बच्चों ये होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम होती है, या इसी को अपन वोल्ट इंटू मीटर भी बोल सकते हैं। अब यहाँ वोल्ट इंटू मीटर तो ऑप्शन है नहीं, तो कौन सा, देखो ये NC है, तो देखो C को आप ऊपर ले जाओगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर C-1 बन जाएगा। इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम इसका आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा हुआ है चैप्टर फर्स्ट से, इलेक्ट्रिक चार्जेज इन फील्ड से। क्या बोला है, इन मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन नंबर 2 जो 2022 का, इन मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट द चार्ज फाउंड ऑन ए चार्ज ड्रॉपलेट वाज -6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, देन राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट चार्ज ड्रॉपलेट। ठीक है, तो सिंपल आपको चार्ज की वैल्यू गिवन है और n पूछ रहा है, तो आप यहाँ लगा दीजिए क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका फॉर्मूला होता है Q = N, और गिवन Q की वैल्यू गिवन, E की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप लिख लो E की वैल्यू क्या होती है, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसको क्वांटा ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कीजिए, Q = NE, N = Q/E लगा दीजिए, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, तो आपको N की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। तो हैंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन चार्ज ड्रॉपलेट इज 4। तो ये इसका आंसर आ गया। बोलो क्लियर है। इसका सॉल्यूशन भी गिवन है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट गोस लॉ, बोर्ड एग्जाम 2022 का तीसरा क्वेश्चन, राइट गोस लॉ। तो बच्चों गोस लॉ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है, ये हर बार एग्जाम में लगभग पूछा हुआ, हर एग्जाम हर ईयर में पूछा हो। तो गोस लॉ का स्टेटमेंट तो आपको याद ही कर लेना चाहिए, नीचे लिखा हुआ भी। इसी के साथ में एक डेरिवेशन पूछा हुआ, क्या पूछा है, यूजिंग दिस लॉ, इस लॉ को काम में लेते हुए
फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट एट ए पॉइंट नियर द शीट। तो जो यहाँ से डेरिवेशन कौन सा पूछा है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाला डेरिवेशन यहाँ से पूछा। और बच्चों जो गोस लॉ के बुक में 3 एप्लीकेशंस गिवन है, उन 3 एप्लीकेशंस में से एक क्वेश्चन के आने के चांसेस बोर्ड एग्जाम में पूरे पूरे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बता रहा गोस लॉ। तो गोस लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है कि सिंपल सा बोलता है कि इसी जो एक क्लोज सरफेस है उससे जो फ्लक्स आपको निकालना है, तो फ्लक्स क्या होता है, उसके आप क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज देख लो क्यू इन, और उसको आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए। यही होता है गोस लॉ होता है। और यहाँ पे बच्चों मैं यूज करता हूँ सिग्मा हमेशा। सिग्मा बताता है किसको, सम को। ये क्लोज सरफेस जो भी जो भी चार्ज है उसका आपको करना होगा एलजेब्रिक सम। एलजेब्रिक सम मतलब चार्ज को विद साइन ऐड करना है, क्योंकि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, गोस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोजेज बाय द क्लोज सरफेस। यानी गोस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर क्लोज सरफेस। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लोज सरफेस तो मैथमेटिकली ये फॉर्मूला ऐसे बन जाता है। कैसे बना ऐसे, तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस से ई वेक्टर डॉट डी डैश वेक्टर। और गोस लॉ बोल रहा है कि फ्लक्स ये होता है क्या, फाई ई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इन दोनों, यहाँ मैं सिग्मा यूज करता हूँ, हमेशा बुक में सिग्मा यूज नहीं किया होता है। अगर इन दोनों समय को मिला दे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा ये। यानी आप यूँ समझिए गोस लॉ एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का शॉर्ट ट्रिक भी होता है। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए आगे के डेरिवेशंस के लिए। ठीक है, ये तो गोस लॉ हो गया, मैंने आपको कंप्लीट इसको समझा भी दिया। आगे इसी लॉ को काम में लेते हो आपको क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और बच्चों यहाँ से इस बार थोड़ा सा मैंने पैटर्न चेंज किया, देखिए आपको ये पीडीएफ मिलेगी 11 रुपये के अंदर। आपको इन नंबर्स के ऊपर फ़ोनपे करोगे जैसे, और ये व्हाट्सअप नंबर है, फ़ोनपे करोगे, फ़ोनपे का स्क्रीनशॉट आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करना। जैसे आप व्हाट्सअप करोगे आपको पीडीएफ इसी नंबर पे आपको मिल जाएगी। देखिए बच्चों क्या होता है, देखो मेहनत होती है। देखिए चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन लिखने भी पड़ते हैं, जुगाड़ने पड़ते हैं, उनको मैनेज भी करना पड़ता है, और उनके आंसर भी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। तो कुछ मेहनत इसमें लगती है, उस मेहनत का पैसा मैं आपसे थोड़ा बहुत ले रहा हूँ, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। क्योंकि टाइम जो दे रहे हैं बच्चों उसकी थोड़ी सी आपको पेमेंट थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। 11 रुपये को ज़्यादा पेमेंट नहीं है, एक चैप्टर के 11 रुपये, 14 चैप्टर यानी लगभग आपको यानी 154 रुपये में पूरी पीडीएफ आपको पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाए। एक बुक भी लेते हैं तो वो भी 200-250 रुपये की आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ आपको साथ में सॉल्यूशन भी मिल रहा है, पढ़ा भी रहा हूँ और तैयार भी कर रहा हूँ, तो कोई आपके लिए कुछ ज़्यादा अमाउंट मेरे हिसाब से नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का इसी का कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बोला, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट की बात ये कर रहा है। तो आपको डायग्राम ड्रॉ कर लिया। देखिए यहाँ पे डायग्राम, ये कि चार्ज है, इसका हम चार्ज पॉजिटिव चार्ज मानेंगे। ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा जूम कर लिए। ये गॉसियन सरफेस कैसे बनाएंगे, जितना एक सिलेंडर घुसाएंगे, एक सीट मान लो, ये क्या मान लिया आप, एक ऐसे से सीट मान ली, सीट में एक अपने क्या घुसा दिया, एक ऐसे सिलेंडर पास करा दिया, ऐसे आर पार, ऐसे सिलेंडर पास करवा देंगे, ऐसे आर पार ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, उसे दिखाई दे रहेगा, ऐसे सिलेंडर आर पार पास करवा देंगे। तो ये जितना आगे होगा उतना ही क्या होगा, पीछे होगा। तो इसका डिस्टेंस अपन ने कि मान लो आर पॉइंट पर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये आर आगे, आर पीछे, इसका लेंथ हो जाएगा 2r किसका, गॉसियन सरफेस का। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया अपन क्या जूम कर लेंगे, एस अजूम कर लेंगे। इसका जो ये वाला सर्कल है उसको, इसका एरिया इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, वो अपन एस अजूम कर लेंगे। अब क्या लगाना है, थ्योरी लिखनी है। तो थ्योरी कैसे लिखनी है वो आपको यहाँ बता रखा है। थ्योरी में कुछ नहीं, जो आप काम कर रहे हो उसको एक्सप्लेन कर देना। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी, तो एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूँ कि कंसीडर थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ ए चार्ज विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, ये सिग्मा है ना, ये सीट वगैरह है। अपने क्या चाहते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं इससे आर डिस्टेंस पे। तो क्या लिखा, वी विश टू कैलकुलेट इस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम इट, ये लिख दिया। इसके लिए मैंने क्या किया है, तो फॉर दिस वी चूज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एस एंड लेंथ यहाँ पे कितनी अपन ने 2r अज्यूम कर लिए विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी सीट। बोलो क्लियर, ये थ्योरी होगी। अब क्या अप्लाई करना आपको, गॉस लॉ अप्लाई करना। तो ये गॉस लॉ होता है कौन सा, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्लोज सरफेस को 3 पार्ट में तोड़ लो। 3 पार्ट कैसे, इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर लो। देखो फर्स्ट S1, सेकंड S2 और थर्ड S3। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमने अज्यूम किया है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पे ये सोल्व कर दिया, इसको 3 पार्ट में ब्रेक किया है। फर्स्ट
S1 S2 S3 जैसे ब्रेक करेंगे तो ये क्लोज इंटीग्रल का साइन हटा देते हैं, क्योंकि अब तो ये ओपन सरफेस इसको अपन ने बना दिया। फिर क्या करना है यहाँ पे, सिंपल जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, स्केलर प्रोडक्ट है ना, क्या होता है ए बी कोस थीटा होता है, क्या होता है ए बी कोस, तो वो यहाँ पे सूत्र आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ईडीएस कोस थीटा, ये ईडीएस कोस, ईडीएस कोस थीटा। अब सरफेस सबके लिए क्या करना है आपको, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच एंगल देखना होता है। तो देखिए S1 और S2 के लिए, S1 और S2 के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, और ये डीएस वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे लेते हैं, परपेंडिकुलर टू मतलब आउटवर्ड नॉर्मल लेंगे, आउटवर्ड नॉर्मल। तो यहाँ भी ये दोनों पैरेलल हो गए तो एंगल 0 डिग्री, ये दोनों पैरेलल हो गए एंगल 0 डिग्री, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और डीएस वेक्टर ऊपर, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। सरफेस S1 S2 के लिए ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, और सरफेस इसको अपने S3 बोला है, S3 के लिए ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये आप बात यहाँ पे रख दी है, सोल्व कर लेंगे अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें लिखी हुई देखो कि फॉर सरफेस S1 एंड S2 ई वेक्टर इज पैरेलल टू डीएस वेक्टर, दिस इंप्लाइज थीटा 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और सरफेस S3 के लिए ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू डीएस वेक्टर, दिस इंप्लाइज थीटा 90 डिग्री, इट मीन्स cos 90 0। तो आपका जो ये वाला इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा और ये ईडीएस बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, यूनिफॉर्म है, तो इसको बाहर निकाल देंगे इंटीग्रेशन से। भाई इंटीग्रेशन यूनिफॉर्म कांस्टेंट बन गया, तो कांस्टेंट क्वांटिटी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, फिर तो डीएस बचेगा। अब डीएस को इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना। तो डीएस को ऐड करने पर इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग ही क्या है, सम है, एडिशन है। तो डीएस को ऐड करने में पूरा एरिया मिलेगा, वो अपने एस अज्यूम कर रखा है, तो ईएस आ जाएगा। ईएस प्लस ईएस क्या हो जाएगा, 2ES हो जाएगा। तो यहाँ से सिग्मा क्या आ जाएगा, ई क्या आ जाएगा, यहाँ से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और यहाँ से देखिए एक खास बात है कि जो प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ से ई और आर के बीच में ग्राफ हालांकि पूछा हुआ नहीं था, अगर बनाए तो ई आर पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो ग्राफ आर चेंज होगा लेकिन ई में कोई चेंज नहीं होगा। हालांकि ग्राफ ऐसे पूछा हुआ यहाँ पे नहीं था, लेकिन बना दे तो बेटर होता, कोई खास है बड़ा सवाल, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये था आपका प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोलो क्लियर है, ये था 2022। इसी में और में क्वेश्चन पूछा हुआ था अथवा के अंदर, सवाल नंबर 3 या तो ये कर लीजिए या ये वाला कर लीजिए। तो ये क्या पूछा हुआ था 2022 के अंदर ही, राइट दी डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों एक होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और एक होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, दोनों की डेफिनेशन एग्जाम में पूछता है, लेकिन लिखनी वही होती है जो पूछी हुई है। कई बार क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन पूछता है और अपन बोर्ड एग्जाम में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन लिख के आ जाते हैं, तो वो गलत है। जो पूछी वही आपको लिख के आनी है। तो डाइपोल क्या होता है, ये दो चार्ज होंगे, क्या होगा माइनस क्यू और प्लस की ओर, दोनों बहुत ही पास रखे होंगे। इसको अपन क्या बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ अभी आगे। अच्छा ये तो इसके साथ क्या करना था डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एज शोन इन ये फिगर गिवन है। कैलकुलेट द टॉर्क ऑन दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो टॉर्क क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल जब यूनिफॉर्म फील्ड में रखा होता है, टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा वाला डेरिवेशन आपको यहाँ पे डेरिवेशन भी करना था। तो या तो वो कर लो या ये वाला, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, अगर और में आता है तो यहाँ पे पहले लिखिए डेफिनेशन, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। उसके बाद टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या कीजिए आप पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कीजिए। कैसे करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, पैरेलल ड्रॉ कीजिए और इक्वली स्पेस ड्रॉ करते हो। यहाँ पे 5 लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इसमें डाइपोल प्लेस है ऐसे, किससे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे डाइपोल रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 2a है, अपने जूम कर लिया है। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आप यूँ समझिए डाइपोल का मतलब 2 चार्ज है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला, आपको एक फोर्स का फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि जब भी कोई चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा होता है तो उस पर फोर्स लगता है F इज इक्वल टू Q। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अप्लाई होगा, डायरेक्शन में एक्ट करेगा, डायरेक्शन में लगेगा। और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। ये आपको बात पता होनी चाहिए। तो आप यूँ समझिए 2 चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। इस पर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्यू ही, और इस पर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए नेट में फोर्स की बात करूँ तो क्यू ही फोर्स लग रहा है इधर,
क्यू फोर्स लग रहा है इधर, तो नेट फोर्स तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना हो जाता है, जीरो। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट फोर्स कितना होता है, जीरो। अब बात करते हैं टॉर्क की। तो देखिए टॉर्क बच्चों, यहाँ पे जो दोनों फोर्स लग रहे हैं वो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या अलग अलग, ये इस लाइन के अलग लग रहा होगा और इस लाइन के अलग लग रहा होगा। तो यहाँ पे कपल प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या कर रहा है, ऐसा कुछ लग रहा होगा। तो ये क्या करेगा, देखो अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं तो ये क्या, देखो रोटेट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, कि दोनों फोर्स इसी लाइन से पास कर गए। ऐसे मैं कंप्रेस करूं तो भी दोनों फोर्स इसी लाइन के अलोंग है, तो एक ही लाइन से पास करो तो ये टॉर्क नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो ऐसे लगाऊं मैं तो ऐसे ही रोटेट करना शुरू कर दे, क्योंकि जो दोनों फोर्स में लगा रहा हूँ वो क्या है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन, दोनों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, अलग अलग। तो यहाँ से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यानी इसको कपल बोलते हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कपल प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ से टॉर्क बनेगा। इसकी वजह से क्या बनेगा, टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला आप जानते होंगे 11th क्लास से, आगे लिखा हुआ भी है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी फोर्सेज या बिटवीन देम। तो यहाँ पे सब कुछ बातें जो मैंने बोली है वो लिखी हुई है, मैंने आपको समझा दिया। थ्योरी कैसे लिखनी है कि एक डाइपोल है, तो कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड ऑफ लेंथ 2a प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर मेकिंग एंगल थीटा विद इट। यानी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस पे दो चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू, इसकी लेंथ 2a और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे रखा हुआ है, इससे थीटा एंगल पे रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ जो मैंने बातें बोली कि फोर्स एक्जर्टेड ऑन चार्ज प्लस क्यू बाई फील्ड ई वेक्टर, क्यू ई वेक्टर अलोंग ई वेक्टर, जो आपको बता दिया अभी, ई वेक्टर के साथ पॉजिटिव चार्ज है तो, और फोर्स एक्जर्टेड ऑन चार्ज क्यू माइनस क्यू बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, सॉरी यहाँ पे एफ लिखना चाहिए था, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर अपोजिट टू ई वेक्टर। अब आगे देखिए दोनों फोर्सेज, नेट फोर्स की बात करें तो क्यू इधर नेट जीरो हो जाएगा। तो हैंस दी नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स, यानी जो ट्रांसलेटिंग फोर्स है जिससे अब लीनियर मोशन नहीं हो पाएगा क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। फोर्स ऑन डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है, बट दी टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द डाइपोल, दे फॉर्म ए कपल विच एग्जर्ट्स ए टॉर्क। अब टॉर्क का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, आइदर फोर्स, कोई सा भी एक फोर्स लीजिए, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी यहाँ से। तो देखिए ये हो जाएगी 2a साइन थीटा के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको फोर्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू ई 2a साइन थीटा रख दिया। अब क्यू इंटू 2a बच्चों क्या होता है, तो ये बच्चों होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, इसको पी रख दिया और साथ में आ गया ई साइन थीटा। तो टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में राइट करना है तो लिखते हैं पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ई क्रॉस पी नहीं होता, ई क्रॉस पी गलत हो जाएगा क्योंकि ये पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल जीरो हो तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, एंगल जो तो ये वाला केस बन जाएगा। एंगल 90 तो टॉर्क होगा मैक्सिमम, जो पी साइन थीटा साइन 91 तो पी हो जाएगा, और एंगल 180 डिग्री तो भी ये क्या हो जाएगा, टॉर्क जीरो ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इतना ही करना था। बोलो क्लियर। आगे बोर्ड एग्जाम 2021 में अपन आ जाते हैं। तो बोर्ड एग्जाम 2021 में वैसे तो पेपर नहीं हुआ था, लेकिन जो ये श्रेणी सुधार वगैरह होते हैं उनका पेपर हुआ था, लेकिन पेपर तो बना था। उस टाइम राजस्थान बोर्ड की बुक थी, तो देखिए खास चेंज नहीं होता है। मैंने जो PYQs लिया है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ले रखा है। बोलो क्लियर यहाँ तक। तो आ जाते हैं अपन 2021 के लिए, ये भी टॉपिक इस बार में सिलेबस के अंदर है, ठीक है। तो 2021 में राजस्थान बोर्ड की बुक थी, लेकिन देखिए क्वेश्चन देखना आप अंदर, देर आर क्वेश्चंस के थ्रू आपका चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा, रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा, हाँ ना तो बोलिए, कुछ कमेंट में तो जवाब दीजिए, हाँ सर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, 2021 का फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, क्वेश्चन बोला हुआ है, देर आर an electric dipole situated inside a closed surface, the value of net electric flux leaving the closed surface will be। तो अप्लाई करना है गोस लॉ। तो गोस लॉ की ऐसा बोलते हैं कि गोस लॉ मतलब गोस साहब ने बोला कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहेगा। अब यहाँ पे डाइपोल रखे हैं, डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है, प्लस क्यू माइनस क्यू, नेट चार्ज जीरो। अब चाहे एक डाइपोल रखे, चाहे 1000 डाइपोल रखे, चाहे n डाइपोल रखे, अगर डाइपोल रखा हुआ है तो क्लोज सरफेस का फ्लक्स क्या होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि सिग्मा क्यू इन जो नेट चार्ज इनसाइड दी क्लोज सरफेस क्या हो गया, जीरो, और नेट चार्ज जीरो तो जीरो अपॉन एनीथिंग विल बी जीरो। तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। तो कितने भी डाइपोल रख ले आंसर जीरो ही आने वाला है,
ठीक है, यहाँ पे ये मत करना एक का क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन के लिए कर दिया, ऐसा नहीं, 0 होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे बोला है, देखिएगा क्या पूछ लिया है, गॉस लॉ 22 में भी पूछा था और सॉरी 23, हाँ 22 में भी पूछ लिया और 21 में भी पूछा हुआ था। तब तो राजस्थान बोर्ड की बुक थी ना, बोलो क्लियर है, तो टॉपिक्स सेम ही थे। ठीक है, तो देखिएगा स्टेट्स गॉस लॉ ऊपर बात होगी, अब इसकी ज़्यादा बात अपन नहीं करेंगे। Using this law, drive an expression for intensity of electric field at any point near to a uniformly charged infinite conducting plate। तो बच्चों कंडक्टिंग प्लेट का डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, 22 मतलब 23 एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। कनेक्ट जो प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, वैसे तो वो आता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आता है। ठीक है, ये वाला डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, तो अपन इस क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ सकते हैं, लीव कर सकते हैं। क्लियर। और ये सीट अगर देखो प्लेट बोल रहा है, तो अगर आगे चॉइस में आएगा तो प्लेट तो बोलेगा नहीं, क्या बोलेगा, सीट बोलेगा। और आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, अपने सिलेबस में सीट का एक ही डेरिवेशन गिवन है, कौन सा, इज इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन आपसे पूछेगा। अगर पूछेगा तो आप इसको सीट कर लोगे तो आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा वो ऊपर वाला ही बन जाएगा। ठीक है, तो प्लेट वाला डेरिवेशन एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं पूछेगा। तो प्लेट के लिए क्या होता है, देखो मैं आपको थोड़ा समझा ही देता हूँ, आप इसको परेशान मत होइए। प्लेट में क्या करते हैं, प्लेट के अंदर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दूं क्या, प्लेट के अंदर क्या करना होता है, ये भी क्या इनसाइड में होगा और किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। तो प्लेट के केस में ये वाला भी क्या, एक को इसको भी आप 0 करना, इसको भी आप 0 करना, सिंपल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। लेकिन प्लेट को आप छोड़ सकते हो क्योंकि प्लेट एनसीईआरटी में नहीं है। क्लियर है, बोलो क्लियर है कि। ठीक है, तो 21 का ये क्वेश्चन तो अपना हो गया। आगे आ जाते हैं अपन, इसमें ही और में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और में क्वेश्चन पूछा हुआ, क्या पूछा है, डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन यहाँ से पूछी है, साथ में क्या बोला है, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। यानी आपको यहाँ से पूछा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है 2kp/r³ वाला डेरिवेशन यहाँ से पूछा हुआ है। तो पहले तो वो डेफिनेशन इसके अंदर लिखनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, तो ई होता है F/Q0। तो क्या बोलोगे, फोर्स एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। इसकी यूनिट अगर पूछे तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। ठीक है, डायमेंशन हो जाएगी m1l1 t-3 a-1। तो यहाँ तो सिर्फ क्या पूछी है, डेफिनेशन। तो जितना पूछेंगे उतना ही जवाब देंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जितना पूछते हैं उसी का जवाब देना होता है। चलिए आगे, तो यहाँ पे क्या बोला है, इंटेंसिटी बता दी। देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डेफिनेशन आपको याद कर लेनी चाहिए। आगे करते हैं अपन डेरिवेशन। तो डेरिवेशन किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अपन डेरिवेशन करने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पे डेरिवेशन। तो अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी का है ना सेकंड पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों आपको ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्रॉ किया, देखिए यहाँ -q चार्ज +q चार्ज। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस अपने क्या जूम कर लिया है, 2a जूम कर लिया। अब इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई p जूम कर लो, इस p पे क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इसको आप यूँ समझिए, 2 चार्ज है, कितने चार्ज है, 2 चार्ज है। एक कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, एक कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज। तो ये आप इसकी वजह से तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड टू ग्रुप ऑफ चार्जेस आपको लगाना है या सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो 2 चार्ज है, इनकी वजह से आपको पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करो कुछ नहीं, इसकी वजह से यहाँ निकाल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से यहाँ निकाल इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को आप वेक्टोरियली ऐड कर लीजिए, आपको नेट आंसर मिल जाएगा। तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए होगी, कहाँ से, डिस्टेंस कौन सी है आपको, चार्ज +q से। तो ये देखो ये पूरा r, ये 2a, तो ये हो जाएगा a, तो ये कितना आएगा r-a और ये हो जाएगा r+a हो जाएगा। थ्योरी जो लिखी हुई है कि डाइपोल है, इसमें 2 चार्ज है,
प्लस क्यू माइनस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस ये 2 ये है, ठीक है। ये सारी थ्योरी आपको लिखनी है, तो थ्योरी में के लिए आप पढ़ लेना थ्योरी, ऐसे आपको थ्योरी लिखनी है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। ठीक है, आप पढ़ लेना थ्योरी। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 2a एंड प्लेस्ड इन वैक्यूम। यहाँ अपने किसकी वैक्यूम की बात करके चलते, मीडियम की बात नहीं करते हैं, ठीक है। लेट पी बी ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑन द साइड ऑफ द प्लस क्यू चार्ज। ये होगी थ्योरी। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट पी, तो यहाँ पे देखो इसका सिंबल क्या बना लिया अपन ने, ई वेक्टर कौन से चार्ज का, माइनस क्यू चार्ज का। तो यहाँ लिखो, इसको माइनस वाले को लिख दो, माइनस में लिख दो आप, तो माइनस के क्यू अपॉन बाई पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू और डिस्टेंस कितने लोगे, आर प्लस है, और यहाँ पे लगा दो पी के। अब पी के क्या बता रहा है, पी के यूनिट वेक्टर किधर, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कहाँ से क्या होती है, डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। तो ये पी के बन गया, तो ये क्या होगा, टुवार्ड्स लेफ्ट रहेगा, ठीक है। वेयर पी के इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द डाइपोल एक्सिस फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, माइनस में आप माइनस लिख लो और पी के पे लगा दो और नीचे सब कुछ कर दो, ठीक है। प्लस वाले के लिए, प्लस वाले के लिए क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट ए पॉइंट पी इज, तो सिंबल क्या बना लिया, ई प्लस क्यू। डिस्टेंस नीचे ये के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन डिस्टेंस कितना है, प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट पी का डिस्टेंस क्या है, आर माइनस ए। डायग्राम देखिए एक बार ऊपर जाके और लगा दो पी के, कहाँ जाएगा बाहर, टुवार्ड्स राइट। देखो आप यूँ समझिए, पॉजिटिव, अभी पहले ही बात हुई है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेडियली इनवर्ड होता है, अंदर की ओर, और पॉजिटिव चार्ज का बाहर की ओर। तो डायरेक्शन अपने आप ही आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब नेट चाहिए, तो नेट में क्या बचा है, दोनों को ऐड कर लीजिए, वेक्टर के अंदर ही आएगा आपका आंसर। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, और ये कैलकुलेशन तो बच्चों आप कर ही सकते हो, ये फॉर्मूले होते हैं, ये आप कर लोगे कैलकुलेशन मेरे हिसाब से, ये फॉर्मूले 10th क्लास के फॉर्मूले आप करोगे कैलकुलेशन, तो आपको आंसर मिलेगा ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे खास बात, ये तो आप कर लोगे ना, ये एलसीएम ले लो आके, है ना, इसमें तो मैं क्या बताऊंगा ना, ये इसको इधर एलसीएम लेके सोल्व करो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता ही है। अब यहाँ पे काम की बात क्या बच्चों, ये अपन ने इतना तो कर लिया है। इसके बाद बच्चों जो ए की वैल्यू होती है ना, वो आर से बहुत बहुत कम होती है, तो हम क्या करेंगे, जो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है उसको अपन अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू क्या मान लेंगे, आर स्क्वायर, मतलब जो ए स्क्वायर का जो स्क्वायर है, ए का स्क्वायर को अपन क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ये बात यहाँ ध्यान रखना, रीजन क्योंकि डाइपोल की डेफिनेशन क्या है कि दो चार्जेस बहुत ही पास पास में रखे हो, हाँ या ना, ठीक है। तो जो ये आएगा यहाँ पे, ये आ गया, फिर ये क्यू इंटू टू क्या बोल दिया, पी बोल दिया, तो ये आ गया 2kp बाई आर क्यूब, और के की वैल्यू रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो ये हो गया टुवार्ड्स राइट आएगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो पी के को आप हटा सकते हो, ठीक है। और एक बात और यहाँ पे मैं भूल गया कि जो बच्चों एक्सिस पे, जो नेट एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल होती है, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में ही होती है, ठीक है। तो ये बातें नीचे लिखी हुई है, हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट पी वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन की बात होगी, जिधर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो आप यहाँ से वेक्टर वगैरह हटा दीजिए, तो ये आ गया 2kp बटे आर क्यूब, और डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, हाँ या ना, बात क्लियर है। तो ये था बोर्ड एग्जाम 2021 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन रिपीट होंगे, देखना आप आराम से, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, बोर्ड एग्जाम 2020 की बात कर लेते हैं। 2020 में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम। तो ये बच्चों क्या होता है, ये फॉर्मूला, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अपन रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, बस ये इसकी डेफिनेशन है कि जो ये होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम और ये होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो रेशियो है उसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ ये लिखा हुआ है, तो देखिए डेफिनेशन क्या है,
द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी बोल सकते हो, इज कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द गिवन मीडियम। दस के इज इक्वल टू, या इसको एप्सिलॉन आर से डिनोट किया जा सकता है, तो क्या होगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, इसका आंसर रहेगा। क्लियर है। और ये क्या होता है बच्चों, ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, आपको ये पता होना चाहिए। और मीडियम में अगर आपको फोर्स का फॉर्मूला लिखना हो तो क्या होता है, यहाँ पे एक बात और, एफ एम क्या होता है, एफ डिवाइड बाई के होता है। यहाँ से ऐसा हो सकता है क्वेश्चन कि आपको वैक्यूम में फोर्स गिवन हो दो चार्ज के बीच में, और किसी मीडियम का क्या गिवन हो, डायरेक्टिव कांस्टेंट गिवन हो, और मीडियम फोर्स आपको पूछे। जैसे मान लीजिए वैक्यूम में फोर्स 24 न्यूटन है और इन चार्जेस को किसी टू डायरेक्टिव कांस्टेंट के मीडियम में रख दिया, तो फोर्स क्या हो, टू से आप डिवाइड लगा देना, आपको आंसर मिलेगा 12 न्यूटन। यहाँ से कोई न्यूमेरिकल छोटा मोटा पूछ ले तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा हुआ, देखिए बच्चों क्या पूछा है, न्यूमेरिकल क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड एन इनफाइनाइट लीनियर चार्ज इन सर्कुलर पाथ ऑफ डायमीटर 0.30 मीटर इफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड लैम्डा की बात कर रहा है इज 10⁻⁶ कूलम्ब पर मीटर, देन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ आपको ये गिवन है, एम ई गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन गिवन है। सवाल क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपसे बोलना चाह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो एक इनफाइनाइट चार्ज मान लीजिए आप प्लस प्लस, इसके अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, डायमीटर गिवन है तो आप इसका रेडियस क्या मान लीजिए आर जूम कर लो। तो बच्चों आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, 11वीं क्लास की बात बता रहा हूँ, जब भी कोई पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो उसमें एक सेंटर की ओर क्या होता है, सेंटर की ओर एक फोर्स एक्ट करता है, उस वाले फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है एम वी स्क्वायर बटे आर होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे वेर एम इज द मास ऑफ पार्टिकल, वी इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट या सर्कुलर पाथ होती है। तो यहाँ पे अब सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों क्या होता है, अलग अलग जगह सेंट्रीपिटल फोर्स का काम अलग अलग फोर्सेस करते हैं। अभी रेडियल क्या कर रहा है, इनफाइनाइट चार्ज के अलोंग मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो किसका काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो बस यही बात आपको करनी है, यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। अब इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है। तो ई किसका निकालेंगे यहाँ पे, तो ई अपन निकालेंगे, देखिए यहाँ बताता हूँ मैं आपको, एक लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर क्यूब, तो इससे सॉरी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, तो इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों होती है 2k लैम्डा बाई आर होती है। इसका डेरिवेशन अपन आगे करने वाले हैं, ठीक है, या इसको आप लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट भी, एप्सिलॉन नोट आर भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये तो आगे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स निकालना है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे करेंगे, चार्ज से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपको फोर्स यहाँ से मिल जाएगा। तो आगे देखिए सॉल्यूशन, समझा दिया मैंने आपको। तो पहले तो गिवन डेटा आप लिख लिया करो, क्या गिवन है, आपको डायमीटर गिवन है, तो रेडियस हो जाएगा 0.15 मीटर, हालांकि यहाँ रेडियस काम में ही नहीं आएगा, देखना भी। उसके बाद क्या गिवन है आपको, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, 10⁻⁶ कूलम्ब पर मीटर, ठीक है, लाइन के लॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या यूज करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा यूज करते हैं, और बाकी वॉल्यूम में होता है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो अपन यूज करते हैं। तो यहाँ आपको लैम्डा गिवन है। अब यहाँ देखिए मैंने बात समझाने की कोशिश की आपको, ये लाइन चार्ज है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वेलोसिटी वी, और यहाँ डिस्टेंस को लिखना है स्मॉल आर लिख लो, कैपिटल आर मत लिखिए, ठीक है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का मोल करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी एफ इज इक्वल टू एफ, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू इन टू ई, और यहाँ पे रेडियस आप स्मॉल आर ही कर लो, क्या कर लो, स्मॉल आर ही कर लीजिएगा, ठीक है। बस इसको सोल्व कर लो तो आपको यहाँ से v की वैल्यू ये मिल जाएगी, भाई r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, m यहाँ आ जाएगा। अब सब वैल्यू आपको गिवन है, पुट कर लीजिए। और देखो बच्चों यहाँ पे समझने की बात ये है, ये कैसे लिख दिया, तो आप इस जगह क्या निकाल लो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बता रहा था, ए का वैल्यू जो होती है 2k लैम्डा बाई आर, इसको 4 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो आपको मिल जाएगा फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला ही क्या होता है, Q इंटू ई होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पे। बाकी देखिए आगे सोल्व करेंगे, सारी वैल्यूज पुट कर दी तो ये बन रहा है। अब देखो 9 से 9.1 लगभग 10 टाइम कट जाएगा, और 1.6 यहाँ बच रहा है, इसको सोल्व आउट करेंगे तो देखिए 10 टाइम लगभग काट दिया, कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पे 16, देखो 16, देखो इस पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, ठीक है। तो 91 9 से अप्रॉक्स 10 टाइम कैंसिल आउट कर दिया, बाकी सोल्व किया तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो आसानी है, यहाँ पे कैलकुलेशन भी कोई टफ है नहीं है, तो आंसर आ गया 4√2
√2 की वैल्यू पुट कर दो 1.414, तो आपको इसकी वैल्यू ये मिल जाएगी। बोलो क्लियर। तो ये हो गया इसका आंसर 5.65 10⁻⁷, और यूनिट वेलोसिटी है तो यूनिट क्या रहेगी, मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे बोर्ड एग्जाम 2020 के अंदर। अगला क्वेश्चन 2019 की बात करते हैं। तो देखिए 2019 में क्या पूछा है, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल में किसी एक चार्ज की वैल्यू और इनके बीच का डिस्टेंस, ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको आप वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो देखिए ये बात यहाँ लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस q एंड द वेक्टर टू ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसमें किसी एक चार्ज की वैल्यू और एक वेक्टर कहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव को जो वेक्टर ड्रॉ किया है इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। इसकी यूनिट की बात करें तो कूलाम इंटू मीटर हो जाता है। डायमेंशन की बात करें तो A1 T1 L1 हो जाती है। क्लियर। तो यहाँ तो सिर्फ इसने डेफिनेशन पूछी थी, मैंने डायग्राम के साथ अब फॉर्मूला भी बता दिया है। अब देखिए डेफिनेशन पूछी है तो फॉर्मूला आप लिखो तो उससे ठीक है, और नहीं लिखो तो भी, हालांकि ये डेफिनेशन ही कुछ ऐसी तो है, आपको फॉर्मूला तो लिख ही देना चाहिए। ठीक है क्लियर। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, राइट दी स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। कितनी बार पूछ रहा है पता है, तो गॉस लॉ तो आपको याद होना ही चाहिए। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट आपको लिख देना, किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो ये आपको गॉस लॉ यहाँ से पूछा हुआ था। आगे तो गॉस लॉ तो अपन ने पहले ही कर लिया, इसी में आगे पूछ रहा है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट एट ए पॉइंट नियर टू इट। ये अपन ने 2022 में क्वेश्चन कर लिया है पूरा का पूरा, तो इसको दोबारा अपन नहीं करेंगे। सीट वाला पूछ रहा है कौन सा, E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपको एक बात तो धीरे समझ में आना शुरू हो गई होगी कि क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट तो होते हैं। बोलो क्लियर है। तो PYQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं। बोलो क्लियर है। तो 2019 अपना हो गया। आगे 2019 में न्यूमेरिकल और पूछा हुआ, ये भी अपन कर लेते हैं। क्या बोला देखिए, कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द शेडेड रीजन इन गिवन डायग्राम। ये रहा शेडेड रीजन, इससे आपको निकालना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों इसको आपको क्लोज सरफेस अज्यूम कर लेना है और गॉस लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या बोलता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है सिग्मा क्यूइन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यूइन क्या होता है, नेट चार्ज इनसाइड या नेट चार्ज एनक्लोज बाय दिस सरफेस। नेट चार्ज को क्या करना है आपको, एल्जेब्रिक सम करना है, यानी विद साइन ऐड करना है। तो इसे शेडेड रीजन में चार्ज एक तो +2 माइक्रो कूलाम है और एक क्या है -1 माइक्रो कूलाम है। तो नेट चार्ज क्या होगा, सिग्मा क्यू, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा। और एप्सिलॉन नॉट अपने को पता होता है 8.854 × 10⁻12 होता है। ये वैल्यू आप पुट करेंगे, सोल्व करेंगे। और यहाँ मैं आपको शानदार चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप बच्चों 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू शायद मैंने लिखी भी होगी या नहीं लिखी है, नहीं लिखी है। 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप याद कर लो, बहुत बार काम आती है। कितनी होती है, या आप ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, उसको सोल्व करोगे, तो सोल्व करने पे बच्चों आता है 1.129 इंटू 10⁻11 कितना होता है, 11 होता है। तो ये आप वैल्यू याद कर लो, एग्जाम में डिवाइड करने में टाइम नहीं लगेगा। 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1.129 इंटू 10⁻11। तो मैंने यही बात यहाँ पे लिखी है। इसकी वैल्यू देखो ये आ गई, और साथ में 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये लिख दिया इसको, +11 -6 +5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1.129 राउंड फिगर में 2 को मैंने क्या कर दिया, राउंडिंग ऑफ, तो 2 के आगे 9 जो 5 से बड़ा है तो उसको 1.13 लिख सकते हैं। तो ये आगे इसकी वैल्यू। और यूनिट लिखना जरूरी होता है, यूनिट एग्जाम में लिखना जरूरी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है तो इसकी यूनिट क्या आएगी, Nm²/कूलाम रहेगी। तो ये थे आपके बोर्ड एग्जाम 2019 के क्वेश्चंस। बोलो क्लियर, समझ में आ गया। तो ऐसा न्यूमेरिकल आए तो भी कर लोगे। यहाँ आप कंफ्यूज मत होना कि ये चार्ज क्यों नहीं लिया, ये चार्ज क्यों नहीं लिया, क्योंकि शेडेड रीजन की बात कर रहा है और शेडेड रीजन में चार्ज सिर्फ यही आ रहा है, बाकी ये चार्ज इसके आउटसाइड, इसको अपन कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है क्लियर। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं अपन बोर्ड एग्जाम RBSE 2018 के। इस टाइम भी RBSE की बुक की थी, लेकिन टॉपिक आप देख रहे हो ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे बोला है, राइट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हो गया है,
हो गया है। फिर आगे बोला है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। ये वाला टॉपिक अपने एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये बात है नीचे लिखी हुई है, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नॉट इन सिलेबस नाउ, तो ये अपन क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम 2017 में। बोलो क्लियर है, हो रहा है आराम से आसानी से। तो आगे देखिएगा 2017 आगे गोसलो, क्या गोसलो याद हो गया होगा, हर बार पूछ रहा है गोसलो कि ठीक है, तो ये रट लेके जाना एग्जाम के अंदर, हर बार ही पूछ रहा है गोसलो। तो गोसलो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का है ही, आपको ढंग से इसका रट्टा मार लेना है भाई। डेफिनेशन तो याद होनी चाहिए ना, एग्जाम में लिख के भी तो आना है ना, याद होगी तो ही लिखोगे ना, ठीक है। तो चलिए आगे, फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकेंड पार्ट इसका ड्राइव एन एक्सप्रेशन, ये तो हो गया ना, पहले ही कर लिया कई बार। ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर डो नेसेसरी डायग्राम। अभी जो अपन न्यूमेरिकल कहता है ना ये वाला, इसकी वजह से यहाँ पे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो क्या आता है, इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वाला डेरिवेशन। इसी को अगर अपन अपने 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या बन जाता है, वो नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर वाला डेरिवेशन यहाँ पे करना होता है। जैसे बुक में ये वाला लिखा होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर लिखा होता है। तो डेरिवेशन करना है, देखिएगा। तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे अपन, तो अपने क्या क्या देखिए, अपने एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज अज्यूम कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। तो अपने क्या ड्रॉ कर लिया कि अपने पास ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। मान लीजिए पॉइंट पी है, पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या अज्यूम किया, एक गॉसियन सरफेस कैसे, इसका रेडियस अपने आर अज्यूम कर लिया और लेंथ एल अज्यूम कर लिए, और इसका जो एक्सिस है इस वायर को, इस चार्ज वायर को इसका एक्सिस अपने कंसिडर कर लिया है। तो ये थ्योरी होगी। अब लगाना है गॉस लॉ, आपको लगाना है, ये तो बोला ना यूजिंग दिस लॉ, ठीक है। ड्राइव ने ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो आप गॉस लॉ से ही करना है, गॉस लॉ से आसान पड़ जाता है। तो इसकी थ्योरी तो आप लिख ही लोगे, थ्योरी आप लिख लो, देखो कंसीडर ए थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग ए यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर टू डिटरमाइन द फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल आर from the line charge we choose a cylindrical Gaussian surface of radius small r, length l and with its axis along the line charge. It has a curved surface area S1 and flat circular ends S1 and S2 and S3, ठीक है। कर्व सरफेस क्या है इसका, S1 माजूम किया अपने कर्व सरफेस S1, और जो फ्लैट सर्कुलर एंड क्या है, फ्लैट सर्कुलर एंड्स S2 एंड S3 यहाँ पे अज्यूम कर रखे, तो डायग्राम आप देख सकते हो। तो यहाँ जो मेन मुद्दे की बात बनो करनी है, आपको लगाना है गॉस लॉ, ठीक है। क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट अप्लाई करेंगे। इसको 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे, S1 S2 और S3। फिर आपको ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्या होता है, ई डी एस कोस थीटा कैसे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कोस थीटा। तो ई वेक्टर डॉट डी एस वन वेक्टर क्या रहेगा, ई डी एस कोस थीटा, तो ये लगा दिया। अब आपको एंगल देखना है हर सरफेस के लिए, तो सरफेस S2 और सरफेस S1 के लिए देखिए ई वेक्टर क्या है, पैरेलल है किसके, डी एस वेक्टर के, थीटा हो जाएगा 0। और S2 और S3 के लिए ई वेक्टर परपेंडिकुलर किसके, डी एस वेक्टर के, तो थीटा हो जाएगा 90, तो cos 90 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ देखो डायग्राम में देख भी सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड कैसे भाई, एक गॉसियन सरफेस सिलेंडर है, क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे होता है, रेडियली आउटवर्ड या नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड, बाहर की ओर नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। और यहाँ पे देखिए ई ऐसे डी एस ऐसे, और इस सरफेस के लिए ऊपर वाली के लिए भी ई तो जाएगा बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज, और ई ऐसे, तो यहाँ एंगल 90। तो आपका जो S2 और S3 का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 पुट कर दिया। तो सिर्फ क्या बच रहा है DS1, और सिग्मा क्यू इन की वैल्यू क्या लिखोगे, सिग्मा क्यू इन क्या होता है, तो देखो बच्चों लेमडा होता है Q बाई एल, तो यहाँ से Q आएगा लेमडा इंटू एल, आप सिंपल लगा दीजिए, है लीनियर चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन है सिंपल सी, ठीक है। तो यहाँ से आएगा लेमडा एल अपॉन सिग्मा क्यू इन की वैल्यू लेमडा एल लिख दीजिएगा, सोल्व करोगे तो आपको आगे ये मिलेगा। अब यहाँ पे
ये ds क्या है, तो बच्चों इंटीग्रेशन ds का मतलब है आपको ds को ऐड करना है। ds को जब आप ऐड करोगे तो आपको टोटल कर्व सरफेस एरिया मिलेगा, और सिलेंड्रिकल या सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू हाइट या लेंथ। तो यहाँ लेंथ लिए तो ये वैल्यू पुट करेंगे, ये जाएगा यहाँ नीचे, तो ई आ गया लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन इंटू में r। इसको ऊपर जब 2 से करोगे मल्टीप्लाई तो ये मिल जाएगा आपको, ये 2 के लैम्डा बाई आर मिलेगा। तो ये आपको डेरिवेशन यहाँ पे करना था। इसका न्यूमेरिकल अपन ने जस्ट ऊपर 2019 में किया है। अब आपको ई और आर के ग्राफ ड्रॉ करना पड़े, तो बच्चों आर की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ई की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये ग्राफ भी मैंने आगे ड्रॉ करके बता रखा है, ई वेरिएशन मैंने वेरिएशन ऑफ ई विद आर। और अगर ई और लेमडा में ग्राफ ड्रॉ करना पड़ जाए तो देखिए बच्चों लेमडा बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा, तो ये ग्राफ ई और लेमडा का बन जाता है। तो ये आपको यहाँ पे इसका जवाब देना था। बोलो क्लियर है कि नहीं, इतनी बात क्लियर है। आगे अपन आ जाते हैं 2016 के क्वेश्चंस के अंदर। चैप्टर वाइज चल रहा है, मज़ा आ रहा है, सारे क्वेश्चन एक जगह मिल गए, आपको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको जब आप ढूंढते हो तो पेपर मिलता है पूरा पूरा, अब उसमें कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट का है कौन सा सेकंड का, तो दिक्कत होती है, परेशान होती है। तो मैंने आपका ये काम आसान, मैंने सारे क्वेश्चन आपको एक जगह लिख के दे दिए हैं। तो मेहनत होती है, तो उसके लिए आपको 11 रुपये पे करने पड़ेंगे। किसके लिए, PDF परचेज करनी पड़ेगी 11 रुपये के अंदर। कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट है नहीं है 11 रुपये आज के टाइम में, ठीक है। तो देखिए आगे आ जाते अपन 2016 के अंदर। NCERT फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। हो गई है ऊपर, दोबारा नहीं पढ़ेंगे, डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट गोस लॉ। हो गया है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, समझ में आने लग गया होगा, तो PYQs इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट्स विच आर सिचुएटेड आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल सेल। ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम्स ऑफ गॉसियन सरफेसेज। यानी आपके पास एक स्पेरिकल सेल है, उस स्पेरिकल सेल के अंदर आपको इनसाइड में और आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करना है। तो इनसाइड तो क्या होता है 0 होता है, और आउटसाइड क्या होता है KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर होता है। और सरफेस पे अगर इसका रेडियस अपन r कैपिटल R अज्यूम कर लें तो सरफेस पे क्या आता है बच्चों, KQ बटा कैपिटल R स्क्वायर आता है। तो ये वाले यहाँ पे सरफेस पे ना पूछ के इनसाइड और आउटसाइड ही पूछ रहा है, तो डेरिवेशन आपको करना है। तो अपन अज्यूम कर लेते हैं कि अपने पास एक स्पेरिकल सेल है, ये अपन अज्यूम कर लिया, ठीक है। इस पर प्लस Q चार्ज फैला हुआ, इसका रेडियस R है। तो यहाँ पे चार्ज कहाँ फैला हुआ है, सरफेस पे फैला हुआ है। तो यहाँ क्या टर्म आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, जो क्या होता है Q बाई एरिया। और ये क्या है, स्पेयर है, स्पेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 4πr स्क्वायर। तो यहाँ से सिग्मा आ जाएगा, ये बात नीचे लिख दी है, ठीक है। कंसिडर ए थिन स्पेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड कैपिटल चार्ज एंड चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और इट्स एंटायर सरफेस, देन इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, आवेश बटा क्षेत्रफल, मतलब चार्ज अपॉन एरिया। एरिया ये रख दिया। अब बात करनी है, अपने को निकालना है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो अपन क्या ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो स्पेयर के लिए गॉसियन सरफेस स्पेयर ही होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने बात लिख दी है कि टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम O यानी इसका सेंटर, वी चूज ए कोसेंट्रिक, यानी जो सेंटर स्पेयर का है वही सेंटर गॉसियन सरफेस का भी अज्यूम करना है। कोसेंट्रिक स्पेयर ऑफ रेडियस स्मॉल r एज दी गॉसियन सरफेस। तो ये देखिए बात जो मैंने बोली है कि आपके पास ये स्पेरिकल सेल है, ये अपन ने क्या कर दिया, चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी है, ठीक है। यह आपने एक अल्पांश एक एरिया एलिमेंट कंसीडर किया है ds वेक्टर। तो ये ds वेक्टर क्या होगा, स्पेयर है, 3D सरफेस है, 3D सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा बाहर की ओर आउटवर्ड रहेगा, और यहाँ से परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब रेडियली आउटवर्ड रहेगा। ई वेक्टर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, ये गॉसियन सरफेस होगी, ठीक है। ये बात यहाँ लिख दी है। और ये अपन ने यहाँ इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, और पॉइंट P की यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r है, ठीक है। तो बस आपको अप्लाई करना है गॉस लॉ, ठीक है। केस फर्स्ट, ये बात है नीचे लिख पढ़ लेना जो लिखी हुई है। व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड स्पेरिकल सेल फ्रॉम, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो स्मॉल r की वैल्यू होगी इसकी रेडियस से क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ आपको लगाना है गॉस लॉ, जिसका फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू क्या करना होता है, सिग्मा Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट करना होता है। अब इसको देखिए, क्लोज सरफेस है
तो यहाँ से ए डॉट बी ए बी कोस थीटा, तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्या आएगा, ई डी एस कोस थीटा आएगा। ठीक है, तो ये अपन यहाँ पे लिखा। फिर आपको देखना होता है ई वेक्टर और डी एस वेक्टर बीच एंगल, तो बच्चों हमेशा ये क्या रहेगा, इसे स्पेयर के लिए, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस के लिए ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री आ जाएगा, मीन्स दोनों क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा। और सिग्मा क्यू इन यानी नेट चार्ज इनसाइड दी गॉसियन सरफेस, तो जो भी आपने चार्ज दिया है वो सारा का सारा गॉसियन सरफेस के इनसाइड है। तो सिग्मा क्यू इन की वैल्यू, जो भी आपने चार्ज दिया है इस स्पेरिकल सेल को, वो सारा का सारा चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर ही पड़ा है। तो सिग्मा क्यू इन क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ रखते हैं अपन सारी बातें, रखा, सोल्व करेंगे तो ये आएगा। अब देखिए ई यहाँ पे यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म क्वांटिटी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना है, डी एस समाकलन इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, सम होता है। तो वो डी एस को ऐड करोगे तो पूरा एरिया मिलेगा, मतलब कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, जो क्या होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। एरिया लेना है गॉसियन सरफेस का, न कि स्फेरिकल सेल का। ये पुट किया, सोल्व करेंगे तो आपको ये, इसको नीचे आप इसको अरेंज कर लोगे तो आपको ये आंसर मिल जाए। तो ये आ गया आउटसाइड। अगर आपको इसको सिग्मा में चेंज करना है तो आप क्यू की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिख देना, आपको ये सिग्मा के रूप में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। सेकेंड केस, हालांकि पूछा हुआ नहीं है, सरफेस पे निकालना होता है, तो सरफेस पे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर देना होता है। हो गया। अब आते इनसाइड में। जब इनसाइड में निकालना है, कहीं अंदर की तरफ निकालना है, तो आपको पॉइंट पे अजम अंदर कंसिडर करना है। तो गॉसियन सरफेस भी अंदर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ड्रॉ कर दी ये इनसाइड में। अब गॉसियन सरफेस कहाँ बनेगा, स्फेरिकल सेल के अंदर बनेगा, स्फेरिकल सेल के अंदर बनेगा। क्या बात क्लियर है। तो ये अपन ने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी, जो सर्कल नहीं है, स्फेयर है 3D में। यहाँ स्फेयर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या है, गॉसियन सरफेस क्या होती है, एनी 3D क्लोज सरफेस। तो सर्कल तो हो नहीं सकता, तो क्या है, स्फेयर ही है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। अब क्या अप्लाई करना है आपको, गॉस लॉ अप्लाई करना है। तो ई डी एस कोस थीटा, अब सिग्मा क्यू इन। अब यहाँ पे एज इज क्लियर, बात यह है इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। तो गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि जो भी आपने चार्ज दिया है वो सारा का सारा चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर पड़ा है। कहाँ पड़ा है, गॉसियन सरफेस के बाहर पड़ा है, आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। तो सिग्मा क्यू इन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब नेट चार्ज इनसाइड दी गॉसियन सरफेस विल बी 0 इस केस के लिए। तो ये बात यहाँ पुट की, सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस इंटीग्रेशन की यानी ये वैल्यू 0 आ रही है। ये 0 तभी हो सकता है या तो थीटा 90 हो, जो यहाँ पे नहीं है, या डी एस 0 जो भी नहीं है। तो यहाँ पे कौन 0 होगा, ई 0 होगा। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, स्फेरिकल सेल के 0 होता है। ऐसा ही 2023 में ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ था, ये तो पूछा था शुरू में, देखिए आप शुरू का। क्लियर। अब आपको ये तो यहाँ से पूछा हुआ काम हो गया। अब आप ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम, यानी अब आपको ई और आर के बीच ग्राफ ड्रॉ करना पड़े। तो ग्राफ ये मैंने क्या किया, स्पेयर ड्रॉ कर लिया, स्पेरिकल सेल, इसका रेडियस आर जूम कर लिया। तो इसके 3 पार्ट, ये हो गया इनसाइड, ये सरफेस और ये आउटसाइड। तो देखिए इनसाइड में हर जगह क्या है 0, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ग्राफ ऐसा आ जाता है। बोलो क्लियर है। तो ये हो गया ई और आर के बीच ग्राफ, हाँ या ना। ठीक है, चलिए आगे। अब इसमें एक ही डेरिवेशन बच रहा है, बाकी अब क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, यानी जो क्वेश्चन थे वो लगभग हो गए हैं। देखना अब आगे। ठीक है, आगे अपन आ जाते हैं किसमें, बोर्ड एग्जाम 2015 के अंदर। तो 17 में भी एनसीईआरटी, 16 में भी एनसीईआरटी और 15 में एनसीईआरटी की बुक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट दी स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। कर लिया है, ठीक है, हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्ज ±1 माइक्रोकूलम एग्जिस्ट इनसाइड ए स्पेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। राइट द वैल्यू ऑफ आउटगोइंग फ्लक्स फ्रॉम द गॉसियन सरफेस। बोलो क्लियर है। तो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि किसी भी क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस में डाइपोल रखा हो, ये डाइपोल देखो ±1 चार्ज, तो उससे निकलने वाला फ्लक्स, उससे लिविंग फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है। तो 0 यहाँ राइट ही करवा रहा है, सोल्व भी नहीं करवा, तो आपको सीधा 0 रख देना है। अब इसको सोल्व करना है तो आप गॉस लॉ से बच्चों ये लो, सिग्मा क्यू इन अंदर 0 हो गया, 0 पर एनीथिंग 0 हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल गॉस लॉ का एप्लीकेशन जो पहले भी किया। तो क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं।
क्लियर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस ये एक डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट मोस्ट, और बचा यही तो डेरिवेशन थे इस चैप्टर में, बड़े बड़े सारे तो हो गए, एक ही तो बचा है, बाकी सारे ऊपर कर लिए, देख लीजिए। 3 तो थे गोसलो के, जो उनमें से तीनों हो गए, और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सिस पे जो हो गया, और क्या बोल रहा है इक्वेटोरियल पॉइंट पे बच रहा, तो ये वाला ये आ गया। बस क्लियर, इतना करके जाओगे तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अपने आप इसमें कवर हो गए। तो क्या पूछेगा फिर एग्जाम में, यही तो पूछेगा, ये तो सिलेबस में गिवन है, तो PYQs कर लीजिए, बेटर रहेगा। बात सही है, हर चैप्टर के PYQs करने, आपको ऐसे ही वीडियोज मिलते रहेंगे, PDF आपको मिलती रहेगी, और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको सारे क्वेश्चन एक जगह विद सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस मिल रहे हैं। क्या चाहिए हो, सारे क्वेश्चन एक जगह दे दिया आपको, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। क्या बोला देखिए, ड्राइव ए रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। तो यानी आपको यहाँ पे कितना जो होता है E=KP/R³ वाला डेरिवेशन आपको सोल्व करना है। तो अपन ने क्या किया, ये डाइपोल ड्रॉ कर लिया, कंसिडर इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग टू चार्जेस -q +q सेपरेटेड बाई ए लेंथ 2a प्लस इन वैक्यूम। ठीक है, सारी बातें यहाँ पे आपको लिख देनी है थ्योरी की। तो अपन ने क्या किया देखिए, डाइपोल कंसिडर कर लिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये इसकी क्या होगी एक्सिस, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या जूम कर लिया है 2a, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a। अब इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट P है, जूम कर लो, जिसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी r है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो बस करना कुछ नहीं है, अब दो चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पे क्या नेगेटिव, एक चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव, तो करना कुछ नहीं है। दो चार्ज की वजह से आपको निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो इसकी वजह से यहाँ निकाल लो, इसकी वजह से यहाँ निकाल लो, और दोनों को ऐड कर लो। ऐड कैसे करना है, वेक्टोरियली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हाँ या ना बोलो, क्लियर। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। डेरिवेशन समझ लीजिए, डेरिवेशन ही है अभी, तो यहाँ तो डेरिवेशन की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड, इसको अपने +q बोल दिया। नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेडियली इनवर्ड, तो डायरेक्शन की बात होगी। फिर रिजोल्व किया तो बातें कर लेते हैं। ये हो जाएगा, देखो नेगेटिव का PA के अलोंग होगा और इसका BP के अलोंग होगा, ठीक है। फिर क्या किया, रिजोल्व किया, तो आपको रिजोल्यूशन आता ही होगा। थीटा के साथ क्या होता है बच्चों, थीटा के साथ आता है कोस, और थीटा के परपेंडिकुलर क्या आता है साइन। तो अपने ये एंगल थीटा जूम किया, ये थीटा जूम किया, तो ये भी हो जाएगा थीटा, लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे लिख देना चाहिए था, ये भी कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा लिख देना। अब थीटा के साथ क्या आएगा कोस, तो इधर भी आएगा, इसका इधर कंपोनेंट E cos थीटा, ऊपर जाएगा E sin थीटा। E+q बता रहा है कि +q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, -q बता रहा है कि -q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या बात क्लियर है। अब देखिए आपको डिस्टेंस भी चाहिए, तो ये r है, ये a है, तो यहाँ आपको अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम, तो आएगा स्क्वायर रूट के अंदर r² + a²। तो ये सारी बातें अब मैंने थ्योरी में बता रखी है, तो आप इसको देखिएगा। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू +q चार्ज E+q KQ अपन BP का स्क्वायर होगा, r² + a² का इक्वल होगा, डायरेक्टेड अलोंग BP, यानी BP के अलोंग होगा, ठीक है। BP बता रखा, डायग्राम देख लीजिए ऊपर। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू -q चार्ज, तो इसको -q बोल दिया। फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट चार्ज का, KQ/r², दोनों को पॉइंट चार्ज अज्यूम करना है। डिस्टेंस यहाँ पे क्या आएगा AP² BP² दोनों इक्वल है, किसके इक्वल है, r² + a² इक्वल, ऊपर देखिएगा, ठीक है। अब दोनों का आप ध्यान से देखोगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन डिफरेंट है, अपोजिट नहीं बोलेंगे, डिफरेंट। एक ऊपर जा रहा है ऐसे E+q ऐसे, और E-q ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो अपन ने क्या किया, दोनों को रिजोल्व किया कहाँ पे, पॉइंट P पर। तो इनके जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो क्या होंगे, कैंसिल आउट। E+q sin थीटा ऊपर, E-q sin थीटा नीचे, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और जो ये इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी जो कंपोनेंट अलोंग पैरेलल टू द डाइपोल एक्सिस, वो जो कौन सा डाइपोल एक्सिस के पैरेलल कौन सा, E+q cos थीटा और E-q cos थीटा, दोनों क्या हो जाएंगे, देखिए ये वाले दोनों ऐड हो जाएंगे और ये दोनों कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बात बोलना चाह रहा है। अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, -q चार्ज से +q चार्ज की ओर होता है। अब यहाँ जो नेट जाएगा वो किधर जाएगा, इधर ही तो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पर इक्वेटोरियल लाइन पर या इक्वेटोरियल प्लेन में किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के क्या होता है, अपोजिट होता है।
अपोजिट, अरे भाई माइनस क्यू मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, नेट इधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये देखो ना, ये जिधर ये दोनों हो जाएंगे, दोनों का सम इधर तो जा रहा है, तो ये होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये बात अपन नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे दोनों को देखो अब ऐड कर दिया, तो नेट, तो दोनों को ऐड किया कौन से, केवल कोस वाले को, और यहाँ देखो पी कैप लगाया, तो यहाँ क्या लगाया, माइनस पी कैप, माइनस लगा दे, क्योंकि पी कैप तो होगा माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की वजह से, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पी कैप के अपोजिट, पी कैप समझ पा रहे हो, पी कैप यूनिट वेक्टर किधर, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट, तो यहाँ क्या लगा दिया, माइनस। अब देखिए यहाँ पे आप E प्लस क्यू और E माइनस क्यू इक्वल है, तो मैंने क्या किया, E माइनस क्यू की जगह भी E प्लस क्यू लिख दिया, तो E प्लस क्यू कोस थीटा, E प्लस क्यू कोस थीटा क्या होगा, 2E प्लस क्यू कोस, साथ में पी कैप लगा दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी, सोल्व कर लिया, और कोस होता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो डायग्राम से बेस कोस की वैल्यू निकाल ली, तो ये आएगी, ठीक है। यहाँ रखेंगे, सोल्व करेंगे, तो देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1, या इसकी पावर 1/2, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कान लगाते हैं कि जो ए की वैल्यू वो आर से बहुत बहुत कम होती है, तो अपने ए स्क्वायर का जो स्क्वायर उसको नेगलेक्ट कर देंगे। ये बात नीचे आपको लिखी हुई देखो मिल ही गई है, ठीक है। यानी बात क्या, आपको आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या बोलना है, सिर्फ आर स्क्वायर ही बोल देना है, सोल्व कर लो। और जो क्यू इंटू 2s को क्या बोल देना है, पी बोल देना, तो ये आ गया नेट, ठीक है। ये वेक्टर के अंदर आंसर आ रहा है, के की वैल्यू रख दी, क्या होती है 1/4πε0। और ये बात देखिए यहाँ पे, हैंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल इज अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर ऑफ ए डाइपोल, ये आपको बात पता होनी चाहिए। फिर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप ये वेक्टर वगैरह हटा दीजिए, तो 2kp/r³, तो यहीं तक आपको करना था। बाकी मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बात आपको बता दी है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सिस और इक्वेटर लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है, लेकिन डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था बोर्ड एग्जाम 2015 के क्वेश्चंस। अब मेन डेरिवेशन सारे हो गए, अब सिर्फ सवाल रिपीट होंगे, न्यूमेरिकल हो तो अलग बात है। चलिएगा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बतानी है। तो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे डेफिनेशन नीचे आपको लिखी हुई मिल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, अप्लाई गोस लॉ टू ऑब्टेन, इसी का सेकंड क्वेश्चन का इसी का सेकंड पार्ट, टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट वायर, यानी ये एक इनफाइनाइट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे डेरिवेशन कौन सा, E = λ/2πε0r, अभी अपने पीछे किया है, बोलो क्लियर। तो यहाँ नया क्वेश्चन सिर्फ क्या बना, अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन आपको लिखना है, तो आप ये भी याद कर लीजिएगा, इसको रख लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया, और ये अपन ने ऊपर कर ही लिया है, सी बोर्ड एग्जाम 2017 क्वेश्चन सॉल्यूशन इसके लिए, ठीक है। आगे अपन आ जाते हैं 13 के अंदर। 13 में क्या बोला है, राइट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, आपको केवल 2 प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखनी थी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स, यानी ये क्या होती है, कंटिन्यूस स्मूथ कर्व होती है, इनमें कॉर्नर्स अलाउड नहीं होते हैं, क्लियर। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाती है, ठीक है। सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो कहाँ पे जाएगी, इनफाइनाइट पे जाएगी, नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट से आती है। तो ये सेकंड पॉइंट आप लिख लीजिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड ये एंड और ये END एट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्जेस दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये क्लोज लूप भी ड्रॉ नहीं करती, क्योंकि पॉजिटिव से जाके पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पर एंड हो जाती है, वापस नेगेटिव से पॉजिटिव पर नहीं आती है। आगे बहुत सारे पॉइंट्स मैंने और लिख रखे, तो आप ये पढ़ लेना, ठीक है, पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने 4-5 लिख दिए, यहाँ पे 2 ही लिखने थे क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, आगे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, राइट द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, कितनी बार पूछ रहा है, हो गया। आगे, ड्रॉ ए डायग्राम एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, हो गया। वो E = σ/2ε, डेरिवेशन बोलो हो गया कि नहीं हुआ। तो क्लियर है, आप तो लास्ट तक आते आते
आपको ये चीज़ तो समझ में आई गई, अब तो आई गई है कि क्वेश्चन रिपीट होते, देख लीजिए आपके सामने, हाँ या ना। अगला क्वेश्चन ये लो, इन द गिवन डायग्राम राइट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम द गिवन सरफेस। तो ये आपने कर ही लिया, बोर्ड एग्जाम 2019 देखिए। तो यहाँ पे इस सरफेस पे इसका नेट चार्ज देख लो, गॉस रूल लगा दो, ये लो, ये पहले भी कर लिया आपने, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे ये तो थे 2023 से 2013 तक PYQ चैप्टर वाइज, ईयर वाइज, ठीक है। तो ये हो गए। अब अपन आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम 2023 का एक सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं। इस टाइप क्वेश्चन अगर आ जाए तो सैम्पल PYQ 11 साल के अपन ने कर लिए हैं, ठीक है कि नहीं। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सैम्पल पर 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, F इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ट्रिपल देन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस विल बी। ये बोलना चाह रहे भाई साहब कि दो चार्ज है, एक मान लो आप Q1 मान लीजिए, एक Q2 मान लीजिए, इनका डिस्टेंस आप R मान लीजिए, ठीक है। इस टाइम के बीच फोर्स क्या होगा F, जिसकी वैल्यू अपन चाहे तो क्या आएगी K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर रहेगी। अब क्या कर रहा है, डिस्टेंस को ट्रिपल कर रहा है तो फोर्स चेंज होगा। तो यहाँ पे ऊपर तो कुछ चेंज हो नहीं रहा, तो K Q1 Q2 बाई R, डिस्टेंस 3R का करोगे, स्क्वायर करोगे, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा कितना 9R स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा F, तो F डेस हो जाएगा पहले का F, पहले से 9 टाइम डिक्रीजेस, तो F बाई 9। अगर इस टाइप क्वेश्चन आए तो कर लोगे। अब डिस्टेंस डबल कर दे तो क्या हो जाएगा F बाई 4, डिस्टेंस हाफ कर दे तो 4 टाइम R बाई 2, R स्क्वायर बाई 4 आएगा ऊपर। तो इस टाइप क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। अब यहाँ पे खेला चार्ज के साथ भी खेल सकता है कि चार्ज को हाफ कर दे, डबल कर दे, तो वो भी आपको देख लेने चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सैम्पल 2023 का क्या क्वेश्चन पूछा, देखिए ये तो बताइए आपको पूरा, देखो सोचने यहाँ पे करके आपको बता रखा है ये लो पूरा। आगे क्वेश्चन देखिए, राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हो गया सैम्पल पेपर में वही सवाल पूछा, देखो रिपीट किया है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट वायर, ये 2K लैम्डा बाई R, या हो गया ना ऊपर, ये भी हो गया, चलो ठीक है हो गया। आगे देखिए सैम्पल पेपर 2022 क्या पूछा, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, द यूनिट ऑफ, अरे बच्चों एक मिनट, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या देखिए यूनिट पूछ रहा है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, हो गया ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल, हो गया। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, हो गया। बोलो कि तो ये भी अपने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट के इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे 11 साल के। साथ साथ में अपन ने देखा 23 और 22 के सैम्पल पेपर सवाल, जो भी PYQ के ही रिपीटेशन था कि नहीं। तो अब एट द एंड अपने को ये बात तो क्लियर हो गई है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब अपन बात करते हैं इस चैप्टर में आप कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए 2024 के लिए। देखिए आप जितनी भी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ की डेफिनेशन कर लीजिए। गॉस लॉ के तीनों एप्लीकेशन की डेरिवेशन कर लीजिएगा, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पे और इक्वेटोरियल प्लेन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन कर लेने चाहिए। इन्हीं में से कोई आपको इक्वेशन मिलेगा, डेरिवेशन मिलेगा। तो ये था आपका चैप्टर फर्स्ट का पूरा पोस्टमार्टम, और अपन ने एक तरह से चैप्टर फर्स्ट का 1 शॉट ही कर लिया क्वेश्चंस के थ्रू। आपका चैप्टर फर्स्ट का पूरा रिवीजन हो गया है। बोलो क्लियर है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक आप कीजिए, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं यहाँ इंपॉर्टेंट हमेशा PYQs दूंगा चैप्टर वाइज। तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।